ही नहीं जाएंगे और उनका बड़ी पार्टी होने का कद भी बचा रह जाता है। मेरे ख्याल में मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी मायावती के साथ करने की। मायावती को कुछ दिक्कतें थी, कुछ सीटें वो ऐसी मांग रही थी जैसे छिंदवाड़ा में उन्होंने एक सीट मांगी। अच्छा मैम, आपके माइक में कुछ समस्या, मैं इसको ठीक कराता हूं। इससे पहले जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम तुरंत लौट रहे हैं और चर्चा में बने हुए हैं। तो आज की बड़ी खबर जिस पर हम लगातार बने हुए हैं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे। और अभी भी आप स्क्रीन पर देखेंगे तो 2 अहम राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां की तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी से आगे निकल गई है। कांग्रेस 111 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों में, बीजेपी 109 सीट पर आगे है और अन्य के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, लेकिन स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं है। राजस्थान में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। हालांकि कांग्रेस को बड़ी बढ़त वहां पर मिली हुई है, लेकिन वो हाफ वे मार्क से अभी भी 1 सीट पीछे है। 99 पर कांग्रेस है, बीजेपी 74 पर और अन्य के खाते में 26 सीटें हैं। और अभी जब मैं ये आपको बता रहा हूं, कांग्रेस ने 101 सीटें राजस्थान में हासिल कर ली हैं रुझानों में, यानी वहां पर कांग्रेस को बढ़त है। लेकिन दिक्कत यह है कि जितनी देर में हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं, ये सीटें भी आगे पीछे हो रही हैं, तो कहना मुश्किल है। नेता भी खुलकर बयान नहीं दे पा रहे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन किस तरीके से रणनीति बनाएगा, किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, अपने बलबूते सरकार बनाएंगे, ये स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ में हालांकि कांग्रेस की सरकार बननी तय है, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार बननी तय है और तेलंगाना में टीआरएस की सरकार बननी तय नजर आ रही है। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। रेणु मित्तल हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है, निमिष कुमार सीनियर जर्नलिस्ट, संजीव नायक सीनियर एडिटर हैं द संडे गार्डियन के, मनीष अवस्थी हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी बने हुए हैं और चरण सिंह सापरा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रेणु जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले जो अपनी बात कह रही थी वो पूरी करें। हाँ, मैं कह रही थी कि कांग्रेस का जो है वो देखिए क्लियर है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है राजस्थान में, क्योंकि 199 सीट पे चुनाव हुआ है और अब थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है, पर जो इंडिपेंडेंट्स आप 26 देख रहे हैं उनमें 10-15 तो कांग्रेस के ही हैं। कांग्रेस ने उनको ऑलरेडी अप्रोच कर लिया है। हो सकता है उसमें कुछ गहलोत के हों, कुछ सचिन पायलट के हों, वो अलग बात है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, पर यह है कि वो कांग्रेस के जो लोग हैं वो कांग्रेस को समर्थन करेंगे। मेरे ख्याल में जो इसमें एक चीज और जोड़ दूं, क्या राजस्थान में अगर मान लीजिए मसला 90 और 80 के आसपास का अटका कि 80 बीजेपी और 90 कांग्रेस, तो बीजेपी भी वहां पर अपनी ताकत लगाकर सरकार बनाना नहीं चाहेगी जो उनको वसुंधरा से दिक्कत है उसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल बनाना चाहेगी, क्यों नहीं। वसुंधरा जी ने ऑलरेडी अपने सीनियर लीडर्स की मीटिंग कर ली है जयपुर में, पर ऐसा लगता नहीं कि 80-90 तक नौबत आ रही है, क्योंकि अभी तक भी वो 70 से बाहर नहीं निकल पा रही है बीजेपी। और कांग्रेस का अप एंड डाउन हो रहा है। कुछ जगह पे जहां अदर्स आपने देखा कि सीटें बीजेपी से अदर्स में जा रही हैं और अदर्स से बीजेपी में आ रही हैं। क्योंकि जो एक और बड़ी खबर आ रही है वो भी हम दर्शकों के लिए बता दें। शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि ये नतीजे दिखा रहे हैं कि 2019 में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच ही मुकाबला होने जा रहा है। यानी ये नतीजे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि राहुल गांधी का कद बढ़ा हुआ है। राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2019 में खड़े होंगे और ये मुकाबला राहुल वर्सेस मोदी होने जा रहा है। ये बात शिवसेना का कहना है, आरोप है, या एक तरीके से कहिए कि बीजेपी पर हमला है। मनीष जी, क्या ये संकेत है मोदी वर्सेस राहुल होने जा रहा है, ये नतीजे, ऐसा आकलन करना चाहिए? देखिए सुशांत, ये तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सिक्के के अगर एक पहलू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं बीजेपी की तरफ से। अच्छा, 1 मिनट रोक रहा हूं, संजय राउत का बयान सुनवा देते हैं, फिर आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। मैं मानता हूं ये जनता का रोष है। जनता ने हमें ये विजय प्राप्त कर दिया था। उस वक्त शुरुआत यहां से हुई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से विजय यात्रा निकली थी और लगता है
वहाँ ही पूर्ण विराम मिल गया है। हमको सोचना पड़ेगा ये क्यों हुआ है। खास करके इंडिया के जो हमारे सभी अलाइज थे वो भी हमें छोड़कर एक एक चले जा रहे हैं। शिवसेना भी इतनी खुश नहीं थी, ना है आज भी। जिस तरह से देश का कारोबार चल रहा था, लेकिन हमें आत्मचिंतन की, सिर्फ चिंतन की नहीं, आत्मचिंतन की जरूरत है। जी मनीष जी। मैं सुशांत जैसा कह रहा था कि अभी हम संजय राउत का बयान सुन रहे थे। शिवसेना की जो स्थिति है और जो उनको मैंने देखा समझा है पिछले कुछ सालों में, वो ये है कि वो इस तरह की गिदड़ भपकियां बीजेपी को देते रहते हैं संकेत और संदेश के जरिए, लेकिन जब बात आती है कि क्या अकेले जाएंगे या साथ जाएंगे, इस पर उनका वो फैसला अपने आखिरी तक उद्धव ठाकरे रखते हैं। अब चूंकि उद्धव ठाकरे तो दिल्ली में है नहीं, और उद्धव ठाकरे की संजय अगर कोई बने हुए हैं तो वो संजय राउत हैं, तो ये यहाँ बयान दे देते हैं और वहां कल आप सामना में देखेंगे जो संपादकीय आएगा वो इसके आसपास ही होगा। और जहां तक बात की जाए राजस्थान और मध्य प्रदेश की, मुझे ऐसा लगता है आंकड़ों की जो लुका छिपी चल रही है उसके मुताबिक सारे दलों के नेताओं की, खासकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की सांसें भी अटकी हुई दिखाई देती हैं कि आखिर नतीजा और फैसला क्या आएगा। हालांकि राजस्थान कांग्रेस के पक्ष में झुका हुआ दिखाई देता है। संजीव जी एक बात बताइए, जो अभी संजय राउत कह रहे थे कि ये रोष है, गुस्सा है लोगों का, क्या ये गुस्सा मोदी सरकार के खिलाफ है? ये आकलन हम कर सकते हैं इन नतीजों से, क्योंकि अगर मोदी सरकार के खिलाफ है तो फिर मिजोरम में कांग्रेस को मौका दे देते लोग, या फिर तेलंगाना में मौका दे देते, या फिर हम देखते कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्लियर और बड़ा मैंडेट शायद कांग्रेस को मिल रहा होता। नहीं, मोदी सरकार के खिलाफ है ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा है। ये अपने अपने राज्यों की मुद्दाएं हैं, और उसमें ऐसे देखें तो फिर कांग्रेस की नेतृत्व भी उतरी थी, कांग्रेस को फिर श्रेय चला जाता है। फिर वहां के जो नेता हैं, कमलनाथ हो या अशोक गहलोत हो, उनको फिर कोई श्रेय नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है, ये कोई नेशनल चीज नहीं है। कहीं हार कहीं जीत, ऐसी स्थिति चल रहा है। ठीक है मनीष, आपको लग रहा है ये नेशनल पर्सपेक्टिव में इस नतीजों को देख सकते हैं गुस्से को के लिहाज से, जैसा संजय राउत कह रहे हैं? हमने अभी 2 दिन पहले ही इंडिया न्यूज पर भी हमने अपने दर्शकों को बताया था, जो आपने इंडिया न्यूज का ही सर्वे था उसमें बताया था कि 69% लोग वो राहुल गांधी के फेवर में थे, मतलब 1/3 से भी कम। तो हम उसमें देखें यदि, तो वाकई में ऐसा है कि नरेंद्र मोदी को लेकर या बीजेपी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं है। जैसे हमारे अपने साथी भी कह रहे हैं, गुस्सा लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ स्थानीय स्तर पर। और यहां पर तो हमने वो नारा सुना ही था कि मोदी से बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो वही हुआ कि ये वसुंधरा के खिलाफ गुस्सा था जिसका खामियाजा। और जैसे हम छत्तीसगढ़ का भी आकलन कर रहे थे कि वहां नुकसान, मनीष जी ने बड़े अच्छे 2 शब्दों में उसको समेट दिया, अहंकार और तिरस्कार। जो सरकार के लोगों का अहंकार था और जो कार्यकर्ताओं का तिरस्कार था, उसका नुकसान बीजेपी को छत्तीसगढ़ में हुआ। मैं आपको एक बीजेपी की वर्किंग स्टाइल, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो वो हो रही है कि वो भी कांग्रेस स्टाइल पे काम करने लगे हैं। शिवराज सिंह चौहान के बाद दूसरा कौन, आप ये देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको कोई नहीं मिलेगा, और यही हुआ। रमन सिंह के बाद दूसरा कौन, तो वहां पर वो जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है जिसको काम करना चाहिए था, वो कभी थी नहीं, वो कभी नहीं बन पाई। और बीजेपी जीतने के बाद लोगों को जो पब्लिक ऑफिस अब जब होल्ड करते हैं, तो आपको कार्यकर्ताओं को और आपको आम लोगों को जिस प्रकार संभालना चाहिए वो नहीं होता। ये हम थोड़ा दर्शकों को दिखा रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी को नुकसान क्यों हुआ। एक उसकी वजह ये कि कांग्रेस ने गुटबाजी को दबाए रखने में कामयाबी हासिल की, क्योंकि कांग्रेस में भी गुटबाजी थी, ये किसी से छिपा नहीं था। उम्मीदवारों के चयन में कांग्रेस ने बढ़त बनाई, ये बात वहां पर सामने आई, बेहतर उम्मीदवार चुने गए और इसलिए शायद राजस्थान में कांग्रेस आगे दिख रही है। मोदी का जादू भी बीजेपी को बचा नहीं पाया। वहां पर नरेंद्र मोदी ने रैलियां की, अमित शाह ने कई मीटिंग्स की, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। कांग्रेस ने संगठन के तौर पर मजबूत होकर चुनाव लड़ा, ये भी राजस्थान में तस्वीर नजर आई है। तो नुकसान बीजेपी को क्यों हुआ उसकी बातें हम आपको बता रहे हैं। और वसुंधरा के खिलाफ जनता का गुस्सा था, ये बात तो साफ है और ये नारे में भी था। और राजस्थान में एक ट्रेंड भी है सरकार बदलने का, पिछले 25 सालों से एक बार अगर कांग्रेस आती है तो दूसरी बार बीजेपी आती है, ये वहां पर हमने देखा है। हमारे साथ रोहित चहल जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ चरण सिंह सापरा, कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। सापरा साहब, रोहित मैं आपके पास आऊं उससे पहले सापरा साहब कुछ कहना चाह रहे थे। सापरा साहब, आप यहां सुन रहे होंगे, जितने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उन सबकी एक राय यह है कि ये जो स्थानीय सरकार थी उसके खिलाफ तो रोष हो सकता है,
लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ रोष है, ऐसा नहीं लग रहा है। ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा कि तेलंगाना में और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से उतरी थी। किस तरह से अमित शाह ने, योगी आदित्यनाथ ने जाकर के वहां पर सभाएं ली और क्या क्या कहा, वो अभी फिर दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन तेलंगाना में उनको केवल 2 सीटें मिली हैं और मिजोरम के अंदर 1 सीट में मिली है, न 3 में है न 13 में है। जबकि उन्होंने पुरजोर वहां पर मेहनत की थी, वहां पर जोर लगाया था, साम दाम दंड भेद सब उन्होंने वहां पर इस्तेमाल किया था। और मिजोरम के अंदर तो अल्टरनेट भी था, लोग कांग्रेस को नहीं चाहते थे तो वो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को चाह सकते थे, लेकिन वहां की जनता ने मोदी जी पर विश्वास नहीं जताया। तेलंगाना की जनता ने मोदी जी पर विश्वास नहीं जताया, इसीलिए उन्होंने वहां पर 2 सीटें और 1 सीटें दी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मोदी जी का ग्राफ जो है वो गिर रहा है, ब्रांड मोदी जो है वो अब छोटा होना शुरू हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ठीक है, लेकिन इन 2 राज्यों में मुझे लगता है पहले भी बीजेपी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। तेलंगाना में जो स्थिति आपकी इतनी खराब हुई उसके बारे में भी तो बताइए ना। और आपके नेता ने भी प्रचार किया था। हाँ, राहुल गांधी ने प्रचार किया, आप मिजोरम हार गए, आप तेलंगाना हार गए, तो आप उसको भी तो देख सकते हैं। सुशांत जी, आ रहा हूं रोहित जी। रोहित, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। शकील अहमद भी जुड़ गए सर, स्वागत है, आपके पास आता हूं। रोहित पहले कुछ जवाब दे रहे हैं जी। रोहित। सुशांत जी, मुझे तो ये लग रहा था कि शायद आज ईवीएम बदनाम होने से बच जाएगी। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कांग्रेस वालों ने मिठाइयां बांट दी, ढोल बजा दिए, सब कुछ कर दिया। लेकिन अभी मैं देख रहा था कि जो तेलंगाना कांग्रेस के लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन की शिकायत करने पहुंच गए कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है। तो ईवीएम जो बदनाम होने से बच रही थी शायद वो फिर बदनाम हो गई है। बिल्कुल सर, इन्होंने सही कहा। कांग्रेस के जो वो बैठे हैं मेरे बड़े, उन्होंने कहा कि हाँ, हम पूरा हर चुनाव हम पूरे मजबूती से लड़ते हैं, पूरी ताकत से लड़ते हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए आप लोग तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे सरकार बना रही है, और राजस्थान की बात करें 1 सीट पे अभी तक चुनाव आयोग के अगर वेबसाइट पे जाएंगे जो आंकड़े हैं, चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, वहां पे 1 सीट का निर्णय है, उस पर भारतीय जनता पार्टी जीती। जो सीट अभी तक आया है उस पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि 15 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा अगर वहां पे मध्य प्रदेश में सरकार दोबारा से बना रही है। ये आप नहीं रोहित, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, आज तक ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग हर चीज के लिए, हर जीत के लिए मोदी मैजिक बताते रहे। आज छत्तीसगढ़ आप हारे हैं तो ये मोदी मैजिक का फेलियर क्यों नहीं है? अगर आप मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत नहीं पा रहे, राजस्थान में अटके हुए हैं, तो ये मोदी मैजिक का फेलियर क्यों नहीं है? सुशांत जी, मैं अभी आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बैठे हैं, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, उनको सुन रहा था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि लोकल जो मुद्दे हैं, लोकल जो नेता थे, इश्यूज थे, शायद वो एक कारण रहे होंगे छत्तीसगढ़ में। उसको लेकर वहां की जो यूनिट है वो बैठेगी, वहां पे चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी, जो भी कारण रहेंगे वो सामने आएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि मोदी जी जो हमारा काम है, मोदी जी जो लोगों को दिक्कत है, अभी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर इश्यूज नहीं होते। लोकल लेवल पे आपने अच्छा काम किया होता है, इसलिए जीतते। जब वहां जीतते हैं तब आप कहते हैं सब मोदी ने कर दिया। आज हार गए तो लोकल लेवल की वजह से हार गए, ये तो नहीं हो सकता सर। सुशांत जी, आपके जितने भी एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल, सारे चैनल्स के अगर आप देखें, अगर आप माना जाए वो सही है, तो वो तो कह रहे हैं 2019 के अंदर भी मोदी जी वापस आ रहे हैं। मोदी जी, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि हम तो विकास को लेकर चुनाव लड़े थे, और अभी सभी निर्णय नहीं आएंगे। जब पूरे निर्णय आएंगे तो आप मान के चलिए, जो ये कहते हैं ना, एक कहावत बड़ी अच्छी है कि बच्चा किसी घर में पैदा हुआ, लड्डू कोई और बांट रहा है, तो कांग्रेस लड्डू बांट लेगी, जीत हमारी होगी। शकील अहमद साहब, मुझे एक बात बताइए कि मिजोरम में कांग्रेस को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ना था, आप वो लड़ नहीं पाए, आप हार गए, और पूरी तरीके से आपका सुपड़ा साफ हो गया वहां पर। बीजेपी अगर राजस्थान में, जहां हर बार का ट्रेंड है कि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी भारी पड़ती है, वहां आपको जीतने नहीं दे रही, बॉर्डर लाइन पर रोक रही है। मध्य प्रदेश में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ ले रही है और वहां आपको रोक ले रही है, तो क्या ये बीजेपी की जीत नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े एंटी इनकम्बेंसी से लड़कर खुद नहीं जीत रही, तो आपको भी नहीं जीतने दे रही? नहीं, देखिए, एक मिजोरम का मामला अलग है, इन सबों का मामला अलग है। मिजोरम में हम स्वीकार करते हैं कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां कुछ स्थानीय मुद्दे थे, एक बड़ा आंदोलन हुआ था चीफ इलेक्शन अफसर को हटाने के लिए, इसके लिए उसके लिए आप सब लोगों ने रिपोर्ट की थी। वो कई कारण थे उसके, स्थानीय कारण है, छोटा प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट की राजनीति थोड़ी अलग है,
मुख्य मेनलैंड की राजनीति से, तो स्वाभाविक रूप से हम स्वीकार करते हैं वहां। लेकिन एक बात जो सरकार किसकी बनती है छत्तीसगढ़ में बिल्कुल क्लियर है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसकी सरकार बनती है। सरकार तो एक एमएलए का समर्थन ज्यादा हो गया और एक एमएलए का समर्थन कम हो गया, इससे बनती है। जो सबसे बड़ी बात है इस इलेक्शन में कि तीनों राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी, उन तीनों राज्यों में जो विधायकों की संख्या है वो आधी से कम हो गई है भारतीय जनता पार्टी की तीनों राज्यों में। ये एक बड़ी एक तरह से सिग्नल है बीजेपी के लिए। और एक बात जो हम लोगों का मानना है, मैंने कल भी कहा था आपके एक प्रोग्राम में कि ये तीनों सरकारें ग्रेस पे चल रही थी। इन तीनों सरकारों को हार जाना चाहिए था 2013 में ही, लेकिन 2013 में मोदी जी के आने का एक यूफोरिया इस देश के कॉरपोरेट सेक्टर ने कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मोदी जी आ रहे हैं, ये मोदी जी की पार्टी है, उसको वोट दीजिए, इस नाम पे तीनों सरकारें पिछले बार सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। रोहित कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, रोहित बोलिए। इन सरकार का अपना फेल्योर भी है, सरकार मेहमान सवाल लेकर है, मोदी जी से निराशा लोगों को है, चला गया। राज्यों में आधी से ज्यादा सीटें देखिए तेलंगाना इनके सुपड़ा साफ होकर मिजोरम इनके हाथ से चला गया, उसके बाद भी इनको समझ नहीं आ रहा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आगे जाके देखेंगे। लेकिन बात यह है कि आप महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर नहीं रहे, बीच में नहीं बोलते हैं, जब अपना समय आता है तब बोलते हैं, जो है उनको बता संजीव नायक पूछ रहे हैं कि आप तेलंगाना की बात क्यों नहीं कर रहे। तेलंगाना में आपने टीडीपी से गठबंधन किया, वो गठबंधन मिजोरम और तेलंगाना की बात भी कर लीजिए सर। आपने मिजोरम की चर्चा की, मैंने मिजोरम पर बात की, आप तेलंगाना की बात करेंगे, मैं तेलंगाना मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलाना का बता दीजिए वहां क्या हुआ है। और दूसरी बात 1200 बूथ थे, उसमें 8000 बूथ कार्यकर्ता हमारे इकट्ठे हुए, मजबूत हो रही है भारतीय जनता पार्टी वहां। जी तेलंगाना की बात बहुत स्पष्ट है कि तेलंगाना में हमने अपना नुकसान करके, आंध्र प्रदेश में हमको 33 सीटें थी लोकसभा की, लेकिन हमने क्रिएट किया, बनाया नया राज्य तेलंगाना, इसलिए कि तेलंगाना के लोगों की मांग थी। टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो है उसके लिए संघर्ष कर रही थी, उनको हमारे बंटवारे की वजह से उनको सरकार मिल गई। इन 5 वर्षों में उन्होंने काम नहीं किया, ये बात ठीक है। करप्शन के बहुत से चार्जेस हुए, नेपोटिज्म के चार्जेस हुए, लेकिन मुझको लगता है कि लोगों ने ये समझा कि इन्होंने संघर्ष किया है, इनको 2 टर्म दिया जाए, इसलिए हमको लगता है कि टीआरएस जीती है। तेलंगाना में हमारी हार हुई है। हम चाहते थे कि टीआरएस हारे, हम चाहते थे कि ओवैसी साहब के समर्थक जो है वो हारे। ओवैसी साहब और टीआरएस का समझौता था, ये तो इसे मानते हैं। आप मानते हैं कि तेलंगाना बनाकर आप भस्मासुर बना लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वहां के लोगों का एस्पायरेशन था, लोगों की बड़ी पुरानी मांग थी। हमने राजनीतिक नुकसान सह करके तेलंगाना राज्य क्रिएट किया, कांग्रेस ने तेलंगाना राज्य बनाया। अगर लोगों की अपेक्षा थी, आकांक्षा थी, तो हमने किया है। देर है सवेर है। हमको ये छत्तीसगढ़ का मामला ले लीजिए, मुझे इतना बता दीजिए तेलंगाना में ईवीएम ठीक गलत हो गई है और छत्तीसगढ़ में ईवीएम कैसे ठीक हो गई, बस इस बात का जवाब दे दीजिए। आपके लोग इलेक्शन कमीशन पहुंच गए तेलंगाना में, इस बार हमको 2 ईवीएम के ऊपर ठीक रखने के लिए। शकील जी एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था, आप कह रहे थे कि तेलंगाना आपने बनाया, तो क्या टीआरएस आपके साथ रहेगी 2019 में? देखिए टीआरएस रहेगी या नहीं रहेगी ये टीआरएस पे डिपेंड करता है, लेकिन इस बार तो लगता था कि बीजेपी, टीआरएस और ओवैसी साहब ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे का वोट बस दिला भी रहे हैं, और जो एंटी कांग्रेस या एंटी बीजेपी वोट या एंटी टीआरएस वोट था उसको स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे थे। स्पेशली जो एंटी टीआरएस वोट था उसको बीजेपी और हमारे ओवैसी साहब ये लोग अलायंस में उसको स्प्लिट करने तो आप ये कह रहे हैं कि जो केसीआर है वो नरेंद्र मोदी के साथ पीछे हाथ मिला चुके हैं, और ओवैसी भी, मतलब ये बीजेपी की टीम बी और टीम सी पर्दे के पीछे तो ये लोग पक्का हाथ मिला चुके हैं। 2019 में पर्दे के आगे मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, वैसी पार्टी
कान से 19 के खून लिए निकाल चाहिए, देंगे। लेकिन 2018 आप ये कह रहे हैं वो हमारी ड्यूटी में आपके इशारे पे वो ये कहते हैं मोदी क्या अब जी इन को नतीजों खून की के बात बाद करते हैं, मोदी जी से 2019 खून में निकालने की। कांग्रेस और टीडीपी साथ होगी इस नतीजों को देखने के बाद भी? और क्या आपको खेद है कि अभी TDP तक के तो साथ लगता है जाना कि आपके हम लिए नुकसान साबित साथ हुआ? है। और देखिए, जब भी कोई पार्टी जीतती है और कोई पार्टी हारती है, जीत में समीक्षा हो या नहीं हो, हार में निश्चित रूप से समीक्षा करती है कि क्या कमी रह गई कि हम सुधार करेंगे। तो आज तो रिजल्ट ही निकल रहे हैं। सर, अभी तो दो मनीष चार जी दिन पूछ सरकार रहे हैं कि बनाने आपको न बनाने का कोई मामला इस बात का चलेगा। अफसोस है कि उसके बाद टीडीपी से निश्चित रूप गठबंधन किया? समीक्षा होगी। देखिए, 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें राहुल गांधी खुद उपस्थित थे और उनके उपस्थिति में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इलेक्शन की रिजल्ट आने के बाद हम तय करेंगे कि आगे जाके हम कांग्रेस के साथ गठजोड़ करेंगे कि नहीं। उन्होंने साफ उनके सामने कह दिया। देखिए, उसमें सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ही नहीं थे, राहुल जी तो थे ही, उसमें शरद पवार जी भी थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर देवगौड़ा जी भी थे, सीपीएम और दूसरी पार्टी 21 पार्टियों के प्रतिनिधि थे जिन्होंने फ्लोर कोऑर्डिनेशन पार्लियामेंट में कैसे हो उसके लिए वो मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें सभी लोग थे, उसमें चंद्रबाबू नायडू भी थे। आज से पार्लियामेंट का सेशन शुरू है, तो पार्लियामेंट में फ्लोर कोऑर्डिनेशन कैसे हो, कैसे विपक्ष मिलके जनता की जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको उठावे, उस पर चर्चा के लिए वो मीटिंग बुलाई गई थी और 21 दलों के लोग आए। मुझे एक बात बताइए कि ये जो स्थिति है, मनोज सिन्हा कल हमारे कार्यक्रम में आए हुए थे मंच में, और उनसे जब राहुल गांधी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो बीजेपी के लिए एसेट है। क्या आज के नतीजों को देखने के बाद भी आप लोगों को लगता है राहुल गांधी बीजेपी के लिए एसेट हैं, और क्या अब कोई खतरा बीजेपी को महसूस हो रहा है राहुल गांधी से? इनके लिए लायबिलिटी बहुत, कांग्रेस के लिए लायबिलिटी जरूर है राहुल गांधी जी। एक बात, कांग्रेस राहुल गांधी जी लायबिलिटी है, तभी कांग्रेस का आप देखें, कांग्रेस के राहुल गांधी जी नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए, लगभग 25 चुनाव जो हैं वो कांग्रेस पार्टी लगातार हार गया। 2005 की बात, 15 की और 14 की बात कर ले तो 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी थी, आज 20 राज्यों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची। तो आज की रिजल्ट देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है। हमने जो काम किया था, एक बात, आज की रिजल्ट देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा आ रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल निर्णय नहीं है, अभी रिजल्ट नहीं आए। जब रिजल्ट आएंगे तो मुझे लगता है आपके सामने आएगा। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं फाइनल रिजल्ट विकास पे मान लीजिए, एक आध बार फाइनल रिजल्ट आपके साथ चले भी जाए, लेकिन आप कमजोर हुए हैं, ये तो तय है ना। आप आधा रह गए इस स्टेट में। बिल्कुल कमजोर अगर इस स्थिति में है तो मुझे लगता है कि हमारी जीत है। आपके नेता तो कल तक यही दावा कर रहे थे, राजा आज दोपहर तक यही दावा कर रहे थे। और देखिए, हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, और मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, और मिजोरम में देखिए हम लोगों ने कितना अच्छा मतलब शुरुआत की है, और तेलंगाना में भी हमारे। रोहित जी, मेरा एक सवाल है, आप इतनी देर से कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुन रहे थे, सब कह रहे थे कि आपके जो ब्रांड मोदी हैं वो अब धीरे धीरे वो खसकते जा रहा है, वो जमीन और वो जो उसका करिश्मा था, ये आप इतनी देर से सुन रहे थे। और आपको ऐसा नहीं लगता कि ये 10, 15, 20 दिन में आप उनकी रैली करवाकर सोच रहे थे कि आप राज्य जीत जाएंगे, लेकिन अभी हमने इंडिया न्यूज पर आपने देखा होगा, दिखाया कि एक बड़ा कारण जो था बीजेपी के पीछे रहने का, वो वसुंधरा के खिलाफ गुस्सा था। और आपके ही महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ही इंडिया न्यूज पर यह कहा कि हाँ, हमसे मध्य प्रदेश में गलती हुई उम्मीदवारों के चयन में। तो आप कब तक ब्रांड मोदी के भरोसे रहेंगे, लोकल या आपके जो राज्य स्तर पर है या स्थानीय स्तर पर, उस संगठन को लेकर कब आत्मचिंतन होगा, जो बात अभी आपने संजय राउत जी ने भी कहा? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे नेता हैं, सबसे बड़े हमारे पार्टी के देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारा सबसे बड़ा चेहरा वही है और रहेंगे। एक बात, स्टेट की जहां तक बात की जाए, वहां पर लोकल यूनिट जो है वहां पर वो निर्णय लेती है कैंडिडेट्स को लेकर। शायद हो सकता है कैलाश जी ने कहा है तो शायद कुछ रही होगी कमियां, लेकिन बैठकर उसको ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो मोदी जी के नेतृत्व में ही जिस तरीके से आज इटली के जो वहां पर किया गया, जो मिशेल थे उनको यहाँ पर लाया जा रहा है, मिशेल को, उसके बाद विजय माल्या वापस आए जा रहे हैं, तो भ्रष्टाचार पे थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूं, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं रोहित। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि राजस्थान में हमने जो पोल किया था रिपोर्टर्स के साथ, इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स के साथ, वो पोल और अभी के आंकड़े कितने करीब करीब सटीक बैठते दिख रहे हैं वो आप देखिए। बीजेपी को हमारे रिपोर्टर्स के पोल ने 65 सीटें दी थी राजस्थान में, और इस वक्त 71 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं।
कांग्रेस को रिपोर्टर्स के पोल ने 114 सीटें दी थी, 101 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं और अन्य के खाते में रिपोर्टर्स के पोल ने 20 सीटें दी थी और 27 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स ने जो जमीनी हकीकत बयां की थी वही इस वक्त आंकड़ों में, नतीजों में, रुझानों में दिख रहा है। मध्य प्रदेश के लिए क्या स्थिति थी? बीजेपी के रिपोर्टर्स के पोल ने 94 सीटें दी थी, माफ कीजिएगा, इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स के पोल ने बीजेपी को 94 सीटें दी थी। अभी बीजेपी को 112 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को 120 सीटें दी थी, 108 मिलती दिख रही हैं और अन्य के खाते में 16 सीटें दी थी, 10 सीटें वहां पर अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ के लिए रिपोर्टर्स के पोल ने कहा था कि बीजेपी सिमट जाएगी वहां पर। 28 सीटें रिपोर्टर्स के पोल ने दी थी और 19 पर बीजेपी रुकी है। कांग्रेस को रिपोर्टर्स के पोल ने 56 सीटें दी थी छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस 63 पर है और अन्य के खाते में 6 सीटें दी गई थी रिपोर्टर्स के पोल में इंडिया न्यूज पर और 8 सीटें मिली है। यानी इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स ने जो जमीनी हकीकत छत्तीसगढ़ के लिए बयां की थी वही तस्वीर छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रही है। यानी हमारे रिपोर्टर्स जो जनता से बात कर रहे थे, जो रिपोर्ट्स भेज रहे थे, वही तस्वीर वहां पर नजर आई है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी बने हुए हैं। शकील जी, मुझे एक बात बताइए कि 2 बातें बताइए इनफैक्ट। एक तो क्योंकि हमने देखा हर चुनावी रैली में राहुल गांधी राफेल का भी जिक्र कर रहे थे, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का भी जिक्र कर रहे थे, वो सीबीआई विवाद का भी जिक्र कर रहे थे। आपको लगता है इनमें से कोई ऐसा मुद्दा है जो इन रिजल्ट्स में आपको लग रहा है कि अपना इंपैक्ट छोड़ पाया है? पहले तो आपको बधाई कि आपके रिपोर्टर्स ने जो रिपोर्ट्स दी थी आप लोगों को वो लगभग सही साबित हुई, तो इंडिया न्यूज को उसके लिए बधाई। लेकिन जहां तक मामला है, जब कोई नेता इलेक्शन में स्पीच करता है तो एक टोटल जो परिस्थिति है देश की, अगर राहुल जी जैसे स्टेचर का कोई लीडर ये करता है तो जो स्थिति है देश की उस पर चर्चा करते हैं वो लोग, तो स्वाभाविक रूप से उसमें राफेल भी आता है, उसमें नोटबंदी के जरिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, 3,54,000 करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का पैसा माफ करवा दिया जब हमारा आपका पैसा बैंकों में जमा हो गया। ये मेहुल चोकसी का नाम लिया आपने, नीरव मोदी का नाम लिया, इन सब को लोन मिला जब हम लोगों का पैसा बैंक में जमा हो गया तो बैंकों ने इन लोगों को लोन दिया, तो स्वाभाविक रूप से उसकी भी चर्चा है। राफेल में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो 10 दिन की बनी हुई कंपनी को 35,000 करोड़ का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया मोदी जी ने, हल्ला यह है कि अपने ही जहाज पर बैठाल के लेते गए अनिल अंबानी साहब को, तो स्वाभाविक रूप से इन सब का असर देश की जनता पर होता है। और सर, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी के मंदिर जाने का कितना असर हुआ है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रेणु जी भी हैं, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हैं। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा में बने हुए हैं। तो ईवीएम के जमाने में भी आज की तारीख ऐसी है कि अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि जो लड्डू पार्टियों ने ऑर्डर किए थे वो कार्यकर्ताओं में बटेंगे या नहीं बटेंगे, या बांटने चाहिए या नहीं बांटने चाहिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान में तलवार लटकी हुई है, अभी किसी को नहीं पता किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में अभी भी बीजेपी 111 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है और राजस्थान में कांग्रेस 100 पर है, लेकिन यह आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है और अभी भी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है जो हमें जानकारी मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें फेरबदल हो सकता है। हमारे साथ शकील अहमद और रोहित चहल बने हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी से। रोहित, मुझे एक बात बताइए कि ये राहुल गांधी के मंदिर जाने का कितना असर आपको लग रहा है हो रहा है और कांग्रेस को क्या उसका फायदा मिल रहा है? सुशांत जी, मैं उस पर आता हूं। एक बात में पहले जो शकील अहमद जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार और जिस तरीके से मेहुल चोकसी सबकी बात कही थी, तो एक आउटलुक में 28 जुलाई 2014 को पी साईनाथ जी ने एक आर्टिकल लिखा था। उसके अंदर क्या लिखा था? दोज 9 years द कॉर्पोरेट कर्ज माफी, 36 लाख करोड़ रुपए कर्ज इस कांग्रेस पार्टी ने माफ किया था। आज विजय माल्या जैसे लोगों को, भगोड़ों को भारत में वापस लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। आज मिशेल चाचा को, जो राहुल गांधी जी के हैं, उसको भारत में लाने का काम मोदी सरकार कर रही है। आप भूले नहीं है अगस्ता वेस्टलैंड जिस तरीके घोटाला किया था पूरे कांग्रेस, और इसमें सोनिया जी का नाम भी है, अहमद पटेल जी का नाम है, उसमें नहीं जा रहा। आपने जो प्रश्न किया था मैं उस पर आता हूं कि देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी जी ने प्रयास किया मंदिर जाने का, टेम्पल रन जाने का, बट साथ ही में उन्होंने, कमलनाथ जी ने क्या किया, कहा कि 90% हमें मुस्लिम वोट दे दो। शिवलिंग पे चप्पल मारने की बात किसने करी?
अरे शशि थरूर जी ने करी, तो मुझे लगता है इसका लाभ नहीं हो रहा। देश इन्होंने सिर्फ बांटने की राजनीति की, हमने विकास पे राजनीति की। इन्होंने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, बांटने के क्षेत्र के नाम पे अल्पेश ठाकुर करते हैं, तो इस तरीके की राजनीति करते रहते हैं, लेकिन हम विकास की राजनीति पे काम कर रहे हैं। ठीक है, रेणु जी एक सवाल पूछना चाह रही है। रेणु जी एक सवाल पूछिए, फिर मैं एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। हाँ, मैं ये शकील भाई से पूछना चाह रही थी। ठीक है। शकील भाई हैं क्या? हाँ है। शकील भाई, हाँ बिल्कुल है रेणु जी। शकील भाई, ये कांग्रेस में बहुत उम्मीद थी कि 130, 40, 50, 60 सीट आएगा कांग्रेस का, और जो माहौल था पिछले कुछ महीनों में और सालों में, मैं तो कहूंगी पिछले 2 साल से, उसके बाद ये कांग्रेस 100 से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? क्या आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, या आपके नेताओं ने जो गलत टिकट बांटी, क्या ये उसका नतीजा है? और दूसरा ये कि मध्य में लग रहा था कि कांग्रेस पूरी तरह मजबूती से सरकार बना लेगी, क्योंकि 3 टर्म का एंटी इनकम्बेंसी था और आपने बहुत बढ़िया, आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा वहां पर। तो क्या आप मानते हैं कि मोदी जी का अभी भी वर्चस्व जारी है इन स्टेट्स में, जिसकी वजह से ये दोनों बीजेपी दोनों स्टेट्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई? मैं तो कहूंगी राजस्थान में बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। हाँ देखिए, राजस्थान के रिजल्ट को लेके हम लोग भी थोड़ा ज्यादा आशान्वित थे, और स्वाभाविक रूप से रेणु जी आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश की, जानती हैं कि जब भी कोई जीत होती है या हार होती है, जीत में कभी कभी नहीं होती है, लेकिन हार में हमेशा समीक्षा होती है। जो हमारी अपेक्षाओं के खराब रिजल्ट हुए हैं वो राजस्थान में हुए हैं। हम लोग ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से उसकी समीक्षा होगी। मध्य प्रदेश में कमोबेश ये था कि टक्कर का है, 2-4 सीट हम आगे रहेंगे, 2-4 सीट वो आगे रहेंगे, लेकिन अभी तक के हिसाब से जो ट्रेंड है वो वही ट्रेंड है। लेकिन एक बात जो अंडरलाइन करने की है इस पूरे प्रकरण में, ये तीनों बीजेपी शासित राज्यों में, कि भारतीय जनता पार्टी के हर स्टेट में लगभग आधे से ज्यादा या कहीं कहीं आधे विधायक चुनाव हार गए हैं। तो ये एक एंटी मोदी जो ट्रेंड है देश में, और हम शुरू से कह रहे हैं, कल भी मैंने इंडिया न्यूज के एक प्रोग्राम में कहा था कि ये तीनों सरकारें ग्रेस पे चल रही हैं, इसलिए कि पिछली बार ही 2013 में ही ये सरकारें हार जाती, लेकिन उस समय इस देश के बड़े पूंजीपतियों ने एक हाइप क्रिएट किया था कि मोदी जी आ रहे हैं, इस देश की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और मोदी जी आ रहे हैं तो ये सुधार हो जाएगा। इन 4.5 वर्षों में जो मोदी जी के नेतृत्व के प्रति देश के लोगों की निराशा हुई है, इस हार में वो भी एक कारण है। पिछली सरकारें जीती भी थी मोदी जी के कारण, और इस बार जो सीट कम हो रहे हैं, विधायक हार रहे हैं, ये भी मोदी जी के कारण। उस बार मोदी जी के कारण पॉजिटिव हुआ था, इस बार मोदी जी के कारण निगेटिव हो रहा है। रिएक्शन दोनों पत्रकारों से लेना चाहता हूं। आपको बीजेपी के लोगों को स्वीकार करना चाहिए। शकील भाई, एक सवाल और, कि ये जो अब लगभग लग रहा है कि 3 सरकार में तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है 3 स्टेट्स में, क्या राहुल गांधी तैयार है राजस्थान में एक नया नेतृत्व देने के लिए, या वही पुराने लोगों पे फॉल बैक करेंगे जो पार्टी को जैसे पिछली बार 96 से 21 पे ले आए और उससे पहले 156 से 53 पे ले आए? क्या राहुल गांधी वाकई करेज दिखाएंगे एक नया लीडरशिप देने के लिए? नहीं, देखिए, अब पार्टी को एक्सपीरियंस लोगों की भी आवश्यकता होती है और नए लोगों की भी आवश्यकता होती है। नए लोग ताजा हवा के झोंके की तरह होते हैं, जो कहीं भी एक तरह से फायदा ही पहुंचाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से राहुल जी ने, विशेषकर अध्यक्ष होने के बाद, एक राहुल जी के बारे में कहा जाता था कि ये युवाओं को ज्यादा तरजीह देते हैं। ये स्वाभाविक है, वो युवा है, युवाओं के साथ बैठना, उनके साथ इंटरैक्ट करना उनको अच्छा लगता है। लेकिन अध्यक्ष होने के बाद राहुल गांधी जी ने, जो हम कमलनाथ जी अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश के, वो सीनियर लीडर हैं, अभी बंगाल में बने हमारे सोमन मित्रा जी, वो सीनियर है। तो राहुल जी ने युवा का और एक्सपीरियंस का एक समन्वय स्थापित किया है, और जहां जैसी आवश्यकता होती है वो ऐसा निर्णय लेते हैं। ये समीक्षा होगी, कौन बनेगा, क्या बनेगा, अभी तो सरकार बनाने में ही पहले मुख्यमंत्री का फैसला होगा। तो स्वाभाविक रूप से वहां के एमएलए की राय हो जाए या नहीं रही है। और मैं आपके पास लौटूंगा, हमारे सहयोगी पुलकित ने एक रिपोर्ट भेजी है कांग्रेस दफ्तर से, वो जरा दर्शकों को दिखाना चाहता हूं।
तो बहुत दिनों बाद कांग्रेस के दफ्तर में ऐसे ढोल नगाड़े बजते दिख रहे हैं, वरना अमूमन जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो वहां पर सन्नाटा पसर जाता है कुछ ही घंटों के बाद। हालांकि अभी भी स्थिति साफ नहीं है मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर, पर मैं दोनों पत्रकारों से एक बात समझना चाहता हूं। संजीव जी, पहले आपसे कि जब हम मध्य प्रदेश की खासतौर पर बात करते हैं और जो आंकड़े अभी हैं, बीजेपी 112 पर है, कांग्रेस 107 पर है, क्या अगर 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद और इस खुले विरोध, सवर्णों के खुले विरोध के बावजूद कि वो बीजेपी का साथ नहीं देंगे, तब भी 112 है, तो क्या वो एंटी इनकम्बेंसी कहीं से है भी, और ये माना जाए कि 2019 में बीजेपी को एमपी में नुकसान होगा? कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत है, लेकिन मैं एक बार ऐसे ही कोई प्रश्न पर मैंने कहा था कि ये एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा परफॉर्मेंस पे है। लेकिन क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर रहा है, इसीलिए इतने पॉपुलर लीडर होते हुए भी शिवराज चौहान फुल मेजोरिटी नहीं पा रहे हैं, और कांग्रेस के लिए इतना अच्छा एक एडवांटेज होते हुए भी वो उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में देखिए, इसका फायदा पूरा कांग्रेस को ले लिया, लेकिन राजस्थान में जहां लेना चाहिए, हम एक साल से कह रहे थे कि भाई वहां वसुंधरा राजे एकदम ही हार जाएंगे, यानी 50 सीट में सिमट जाएंगे, वहां पे वो अच्छा टक्कर दे रहे हैं। तो ये एंटी इनकम्बेंसी एग्जैक्टली नहीं कह सकते। रेणु जी, क्या सवर्णों ने बीजेपी का साथ छोड़ा? ये आंकड़े उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, या फिर उन्होंने दिखाया कि हम आपके खिलाफ हैं लेकिन वोट फिर शायद बीजेपी को दिया है? ऐसे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से 112 सीट अभी हम देख रहे हैं मॉनिटर पे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और कोशिश पूरी हुई है कि पावर में आ जाए। अभी भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी काफी राउंड्स बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में मुझे क्लियर है कि